हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ईसीजी। तो आप ये पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्रिड्स हैं, इस तरीके से चेक्स बने हुए हैं और ये कुछ वेव्स हैं। तो जब भी आपने कभी अपने क्लिनिकल में देखा होगा, जब कोई भी पेशेंट आता है जो हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, तो भी ऑफन हम उसको बोलते हैं कि आप ईसीजी करा कर आओ। डॉक्टर हमेशा ये चीज़ बोलता है कि ईसीजी कराओ। तो वो ईसीजी में इस तरीके का कुछ पेपर लेके आता है, जैसे मैथ्स के डब्बे होते हैं उस तरीके से बना होता है। तो आज हम उसी ईसीजी के बारे में पढ़ेंगे कि ईसीजी क्यों ज़रूरी है, वो हमारे किस काम आता है। तो ईसीजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसका इंटरप्रिटेशन करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक ये छोटे पीस ऑफ पेपर से यू कैन आइडेंटिफाई कि क्या क्या डिजीज़ और कितनी सीवियरिटी तक जा सकती हैं। सो टुडे वी विल रीड अबाउट बेसिक्स ऑफ ईसीजी कि ईसीजी के प्रिंसिपल्स क्या हैं एंड ऑल, और डिटेल में ईसीजी को हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। अब ईसीजी हमें क्यों पढ़ना है, आपको उसमें क्या क्या पता होना चाहिए। सो नंबर वन इज़ कि टू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईसीजी वेव्स। तो हमें बार बार जो मैंने अभी बोला कि वेव्स, जो आपने ऊपर नीचे इस तरीके से जो पिछले डायग्राम में आउटलाइन देखा था, उसको हम वेव्स बोलते हैं। तो आपको सब वेव्स का नाम पता होना चाहिए, और एक वेव जो है वो एक्चुअल कार्डियक साइकिल के कौन से फेज को दर्शा रही है, आपको वो पता होना चाहिए। सो टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईसीजी वेव्स एंड इंटरवल्स, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ ईसीजी। ठीक है, ईसीजी ले लिया, आ गया, वो ईसीजी का पेपर आपके पास आ गया। तो अब आपको इस वेव से क्या इंटरप्रेट करना है, आप क्लिनिकली कैसे उसको कोरिलेट करेंगे पेशेंट की कंडीशन से, आपको इस तरीके से ईसीजी को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। नंबर थ्री इज़ कि आउटलाइन द क्राइटेरिया फॉर द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक डायग्नोसिस इन एडल्ट्स। आपने इंटरप्रेट भी कर लिया कि कोई वेव ज़्यादा है या किसी का इंटरवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। तो अगर आपको नॉर्मल चीज़ें पता होंगी तभी आप उसको, अगर वो ज़्यादा है कम है, तो आप अबनॉर्मलिटीज़ बता पाओगे। अब उन अबनॉर्मलिटीज़ को, कौन से डिज़ीज़ में वो अबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती हैं, आपको फिर उस डिज़ीज़ का डायग्नोसिस बनाना है। डायग्नोसिस का मतलब जब आप कोई डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको बोलते हैं डायग्नोसिस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ईसीजी समझ में आना चाहिए। समझ आ गया कि उसकी वेव्स कौन कौन सी होती हैं, इंटरवल्स के क्या नाम हैं। उसके बाद उन वेव्स को इंटरप्रेट करना है। कैसे इंटरप्रेट करोगे, जो आपका नॉर्मल कार्डियक साइकिल है, जो आपका नॉर्मल हार्ट का कंडक्शन सिस्टम चलता है, उसके साथ आप उसको कोरिलेट करोगे। फिर उसके बाद उसकी अबनॉर्मलिटी को देखोगे कि कौन सा इंटरवल लंबा हो गया है, या कोई वेव छोटी हो गई है, या इन्वर्ट उल्टी हो गई है ग्राफ पेपर में। देन आप देखोगे कि कौन सी हार्ट की डिजीजेस है जिनमें इन इंटरवल्स पर डिफरेंस पड़ता है, और इस हिसाब से आप डायग्नोसिस बनाओगे। तो जब आप डायग्नोसिस बनाओगे, उसी के बाद आप उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट प्लान करोगे। So describe the critical aspects of the clinical application of the ECG। वही बात है कि अगर आपने जब डायग्नोसिस बना लिया है तो अब क्लिनिकली आपने ये बता दिया कि पेशेंट को ये डिजीज़ है, तो आप उसको किस तरीके से मैनेज करोगे, क्या मैनेजमेंट रहेगा, क्या ट्रीटमेंट प्लान रहेगा उस डिजीज़ का, वो अब आपको देखना है। तो आप देख सकते हो कि एक छोटे से स्ट्रिप ऑफ पेपर से आप इतनी चीज़ें कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑफन गेट अ क्वेश्चन। अगर डायरेक्ट नहीं तो कोई भी डिजीज़ आपको दे देंगे, हार्ट की से मायोकार्डियल इन्फेक्शन दे दिया, तो उसमें फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फॉलोइंग इस डिजीज़ में कौन सी वेव जो है उसके साथ क्या होगा। तो ये आपको पहले बेसिक्स पता होने चाहिए। जब आप बेसिक्स के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम वन बाय वन जो है डिजीज़ के बारे में देखेंगे कि क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सो आज हम बेसिक्स के बारे में देखते हैं। सो जो बार बार हम बोल रहे हैं ईसीजी, तो ईसीजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, राइट। ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो कई बार ये ईकेजी के नाम से भी आ जाता है, वो इसका पुराना नाम था। इलेक्ट्रोकेफलोग्राम जो है वो इसका पुराना नाम था। आज हम इसको ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। नाउ इसके नाम में ही छुपा है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़, कार्डियो का मतलब है हमारा हार्ट, कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए होता है, और ग्राम का मतलब है ग्राफ, जब कोई पेपर पे। तो जब आप पेपर पे हार्ट की इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है उसको नोट डाउन करते हो, उस पर उतर कर आती है जब वो ग्राफ पे, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इस स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, right? So the electrocardiogram is a representation of the electrical events of the cardiac cycle। तो जब आपने हार्ट का, अगर आपने कार्डियक साइकिल
पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा तो आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो कार्डियक साइकिल का एक वीडियो है अलग से, तो उसमें हमने पढ़ा था कि क्या होता है हमारे चारों चैम्बर्स में, जो पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, सिस्टोल, डायस्टोल के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात की थी। तो उस दौरान जब वो ब्लड जब सर्कुलेट कर रहा है तो हार्ट में हमारा एक कंडक्शन सिस्टम भी होता है। तो कंडक्शन सिस्टम जो कार्डियक साइकिल के दौरान काम कर रहा है, उसको जब हम एक पेपर पे उतर के आता है तो उसको हम बोलते हैं ईसीजी। ईच इवेंट हैज़ अ डिस्टिंक्टिव वेव फॉर्म। तो आपके जो कार्डियक साइकिल के डिफरेंट इवेंट्स थे, उसका अपना एक वेव होता है, जैसे पी, क्यू, आर, एस, टी। तो हर इवेंट एक पर्टिकुलर वेव की डायरेक्शन को कोरिलेट करता है, उसके साथ उसको मार्क करता है। The study of waveform can lead to greater insight into a patient's cardiac pathophysiology। तो अगर आपको नॉर्मल कार्डियक साइकिल के सारे इवेंट्स के बारे में पता है, और अगर आपको ये पता है कि अगर हम एट्रियल सिस्टोल की बात कर रहे हैं तो वो ईसीजी में किस तरीके से दिखता है, लाइकवाइज जो बाकी जितने भी इवेंट्स हैं वो ईसीजी में किस तरीके से दिखता है, तो आप बहुत हद तक एक पेशेंट के कार्डियक जो उसकी हालत है, उसके हार्ट जो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, या उसका हार्ट अभी किस स्टेटस में है, प्रॉपर फिजियोलॉजी है या उसको कोई डिजीज़ है, उसकी पैथोलॉजी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप वो एक ईसीजी देखकर बता सकते हैं। सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंस कि ईसीजी पढ़ना क्यों ज़रूरी है और क्यों पता होना चाहिए। सो फॉलोइंग पैथोलॉजी कैन बी आइडेंटिफाइड। तो आप देख सकते हो अगर ईसीजी में थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे है किसी भी वेव में या किसी भी इंटरवल में, तो आप बहुत इजीली देख सकते हो कि अरिदमिया का क्या मतलब होता है, जब रिदम चेंज हो जाती है। इन सारी टर्म्स में पहले हम नॉर्मल बारे में देखेंगे, फिर इन सारी डिजीज़ में देखेंगे कि ईसीजी में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो अरिदमियाज, मायोकार्डियल इश्चीमिया, एमआई जिसको हम बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हो, पेरिकार्डाइटिस, जो पेरिकार्डियम है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, अगर उसका इन्फ्लेमेशन है तो। देन इज चैम्बर हाइपरट्रॉफी, जो चारों चैम्बर्स है, एट्रिया और वेंट्रिकल, उनकी हाइपरट्रॉफी, साइज में अगर वो बड़े हो जाए तो। देन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस का मतलब जो आयंस है, लाइक हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, जब आयंस का बढ़ जाता है या घट जाता है उस समय हार्ट में क्या असर होता है। देन इज ड्रग टॉक्सिसिटी, कि कोई ऐसी आपने ड्रग ले ली है जो कार्डियक को इंड्यूस कर रही है या उसको इनहिबिट कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है कार्डियक एक्टिविटी को या इनहिबिट कर रही है, तो इन चीज़ों के दौरान जो भी चेंजेस आते हैं दैट कैन बी ईजिली स्टडीड इन ईसीजी। नाउ बेसिक प्रिंसिपल, तो इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ याद रखनी है और उनका प्लेसमेंट याद रखना है, बस, इससे ज़्यादा और कुछ याद नहीं रखना। सो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं ईसीजी के, कि ट्रांसमेम्ब्रेन आयोनिक करंट्स आर जनरेटेड बाय आयन fluxes across the cell membrane and between the adjacent cells। So you all know सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे गेटवेज हैं। तो वो गेटवे किसके लिए हैं, आयंस के आपस में एक्सचेंज करने के लिए, कि वो एक आयन बाहर से अंदर जा सके और अंदर से बाहर जा सके। तो जब ये एक्सचेंज होता है ना, तो उस समय क्या होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन के अक्रॉस, तो कुछ करंट्स, आयोनिक करंट्स बनते हैं जब इन आयंस का एक्सचेंज होता है। तब इन करंट्स का क्या होता है, दीज करंट्स आर सिंक्रोनाइज्ड बाय कार्डियक एक्टिवेशन एंड रिकवरी सीक्वेंसेस टू जनरेट अ कार्डियक इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ये जो करंट्स बने, इन करंट से क्या होगा, इन करंट्स का बनना और इन करंट का ख़त्म होना, इसके साथ साथ किस चीज़ को सिंक्रोनाइज, मतलब उसके साथ रिदम में लाया जाता है, साइमल्टेनियसली इसके साथ चलती है हमारी हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। तो ट्रांसमेम्ब्रेनिक करंट्स को, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है हमारे हार्ट की, जो उसमें कंडक्टिंग सिस्टम है, वो आपस में सिंक्रोनाइजेशन शो करता है अराउंड द हार्ट दैट वेरीज विद टाइम ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। तो क्या होगा, ये जो करंट है वो बदलता रहता है, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। वो किस वजह से कम हो रहा है, क्योंकि हार्ट का जो कार्डियक साइकिल है उसमें भी कभी सिस्टोल हो रहा है और डायस्टोल हो रहा है। नाउ दीज करंट्स रीच द स्किन। तो ये जो करंट्स हैं, पहले कार्डियक साइकिल चला, ठीक है, वहाँ से क्या हुआ, फिर ट्रांसमेम्ब्रेन करंट ने इसके साथ सिंक्रोनाइजेशन किया, फिर ये करंट हार्ट से ऊपर ऊपर आते आते हमारी सरफेस पे, यानी कि हमारी स्किन, यहाँ पे कहने का मतलब है चेस्ट की स्किन। तो चेस्ट की स्किन पे अगर हम कुछ ऐसी चीज़ लगा दें जो इन करंट्स को डिटेक्ट कर सके, स्किन पर जब ये आ जाते हैं तब हम कार्डियक एक्टिविटी को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। सो दीज करंट्स रीच द स्किन, दे आर देन डिटेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोड्स। तो जो हम बोल रहे हैं कि स्किन पे अगर हम कोई चीज़ लगा दें जो इन करंट्स को डिटेक्ट कर सके, तो वो है इलेक्ट्रोड्स दैट आर तो ये जो इलेक्ट्रोड्स है इनकी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है कि इसको बस आपको उसी जगह पे प्लेस करना है, ये हम अभी आगे देखेंगे। सो
Transmembrane ionic currents are then ultimately responsible for the potentials that are recorded as an ECG. तो जब आप ये इलेक्ट्रोड्स लगा देते हो तो यही जो ये जो करंट यहाँ जनरेट हुआ था यही रिकॉर्ड होता है। यानी कि जब आपका कार्डियक साइकिल होता है, टेक प्लेस होता है, तो उसके बाद उसके साथ साथ आयंस में एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर एक करंट जनरेट होता है। तो ये करंट क्या होता है, वहाँ से चलता चलता ऊपर सरफेस पे आ जाता है, स्किन पे आ जाता है। तो अगर स्किन पे हम इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करते हैं तो हम इस करंट को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये करंट अल्टीमेटली आपको जो कार्डियक साइकिल के इवेंट्स हो रहे हैं उसी का ही एक काउंटर पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो आपस में सिंक्रोनाइज्ड है, एक जैसे ही हैं। तो अगर आपने इस करंट को नोटिस कर लिया तो मतलब आपने अपने कार्डियक एक्टिविटी को नोटिस कर लिया। तो ईसीजी में इसी करंट को नोट डाउन किया जाता है। Now, electrophysiological currents are considered to be the movement of the positive charge. An electrode senses the positive potential when an activation front is moving towards it and negative potential when an activation front is moving away from it. ठीक है, तो जब भी करंट उसकी तरफ आ रहा है यानी कि हार्ट से स्किन की तरफ आएगा तो जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल शो करेगा, और जब भी ख़त्म हो जाएगा यानी कि उससे दूर जाता होगा, जब ख़त्म हो जाएगा वो करंट आना तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव पोटेंशियल। तो क्या है, कार्डियक साइकिल का डायरेक्ट इस तरीके से इफेक्ट नहीं है। कार्डियक साइकिल के साथ साथ सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में जो करंट्स जनरेट हो रहे हैं उन करंट्स को ईसीजी की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो इन इलेक्ट्रोड्स के आपको नाम पता होने चाहिए और कहाँ कहाँ ये प्लेस किए जाते हैं। देन यू विल फाइंड टू टर्म्स, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बेसिक पार्ट है, आपको वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। इसके बाद जब हम डिटेल में ईसीजी करेंगे तो वहाँ मैं सिर्फ डीपोलराइजेशन बोलूँगी, तो यू शुड नो कि उसका मतलब क्या है। सो डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनी मसल। तो जब भी किसी कार्डियक मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगी तो हम वर्ड यूज़ करेंगे डीपोलराइजेशन, और जब उसके उल्टा रिलैक्सेशन होगी या रिकवरी फेज होगा तो हम वर्ड यूज़ करेंगे रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन, आर से रीपोलराइजेशन, आर से रिलैक्सेशन, और इसका उल्टा कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएगा आपके पास डीपोलराइजेशन। So these changes can be detected by electrodes attached to the surface of the body. तो depolarization, repolarization दोनों ही आप electrodes के थ्रू जो है वो उसको कर सकते हो। So the moment at any one instant during the recovery is now, depolarization का मतलब पता चल गया, repolarization का मतलब पता चल गया, दोनों ही आप electrodes के थ्रू जो है उसको देख सकते हो, मतलब उसको नोट कर सकते हो। नाउ व्हाट हैपन कि जो रीपोलराइजेशन है वो हमेशा डीपोलराइजेशन से ज़्यादा होता है, क्योंकि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो हार्ट को ज़्यादा चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्शन टाइम। तो जब भी आप डीपोलराइजेशन को इंटरवल पढ़ोगे ना तो रीपोलराइजेशन उससे ज़्यादा ही होगा वैल्यू में, चाहे पॉइंट्स में ही ज़्यादा हो पर वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रिकवरी इज़ अ स्लो प्रोसेस और ये 100 मिली सेकेंड्स, फ़र्क बहुत थोड़ा सा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी चीज़ का रीपोलराइजेशन बता रहे हो तो वो हमेशा उसके डीपोलराइजेशन से उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, ऑलमोस्ट 100 मिली सेकेंड्स ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो रीपोलराइजेशन है दैट इज़ स्लो, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से होता है लेकिन रिलैक्सेशन जो है वो धीरे होता है। सो दिस वॉज अबाउट डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। नाउ पेस मेकर्स ऑफ द हार्ट। सो यू ऑल नो पेस मेकर ऑफ हार्ट कौन सा होता है? एसए नोड, सबको पता है, आपने कार्डियक में ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। सो नंबर 1 इज एसए नोड। तो एसए नोड सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट पेस मेकर है, जो मेंटेन करता है हमारी हार्ट रेट को, वो एसए नोड है। और कहाँ लोकेटेड होता है? राइट एट्रिया में। तो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो एसए नोड तो ये क्या कर सकता है? 100 बीट्स जनरेट कर सकता है पर मिनट, राइट। अब ऐसे नोड के अलावा अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ऐसे नोड जो है वो अपना काम नहीं कर रहा है किसी वजह से या किसी डिजीज़ की वजह से, क्योंकि हम तो ईसीजी देख रहे हैं ना, वो तो हम तभी देखेंगे जब कोई डिजीज़ है, तो उसके बाद एवी नोड आता है। ऐसे नोड के जस्ट बाद एवी नोड है, उसमें भी कैपेबिलिटी है ये इलेक्ट्रिकल जो करंट है उसको जनरेट करने की, तो इसको हम बैकअप पेस मेकर बोलते हैं। लेकिन ये ऐसे नोड की तरह पावरफुल नहीं होता कि 100 बीट्स बना ले। ये सिर्फ कितने बीट्स बना सकता है? 40 to 60, ऑलमोस्ट कम बनाएगा उससे, है ना, 30% 40% कम बनाएगा।
तो ऐसे नोड जो है वो तो परफेक्ट है, अगर आपका हार्ट हेल्दी है तो ऐसे नोड ही काम करेगा विच कैन फॉर्म 100 बीट्स पर मिनट। लेकिन अगर ऐसे नोड किसी वजह से नहीं काम करवा रहा देन यू हैव AV नोड। तो AV नोड क्या करेगा, इट कैन फॉर्म 40 to 60 बीट्स पर मिनट। लेकिन कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें ऐसे नोड और AV नोड दोनों ही आपके काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके जो वेंट्रिकुलर सेल्स है, तो जो नॉर्मल कंडक्टिंग सिस्टम था उसमें भी तो ऐसे ही जा रहे थे ना, ऐसे नोड के बाद AV नोड के बाद इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में फाइबर से उसमें रन कर रहा था। तो जो आपका वेंट्रिकुलर सेल्स है वो इससे भी कम रेट बनाएगा हार्ट रेट का, तो वो है 20 to 45 बीट्स पर मिनट, राइट। तो नॉर्मल तो यही है हेल्दी कंडीशन में। अगर ऐसे नोड अपना काम नहीं करता तो उसका काम करेगा AV नोड, लेकिन बीट्स कम बनाएगा उससे। और AV नोड भी अगर काम नहीं कर रहा तो वेंट्रिकुलर सेल्स कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी करने की, वो उससे भी कम बनाएगा। तो इस तरीके से जब आपको ये चीज़ पता चलेगी, जब आप इसको ECG में रिकॉर्ड करके देखोगे तो आप देख सकते हो कि अगर ये चीज़ काम कर रही है तो आपको अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें इन दोनों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो इस चीज़ से आपको पेसमेकर्स ऑफ हार्ट के बारे में पता होना चाहिए कि अकेला ऐसे नोड ही नहीं है, नॉर्मल में ऐसे नोड है, इसके अलावा AV नोड और वेंट्रिकुलर सेल्स भी पेसमेकर का काम कर सकते हैं। नाउ विल रीड अबाउट नॉर्मल कंडक्शन सिस्टम। इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, ये आप कार्डियक साइकिल में देख चुके हैं, ये सब आप CVS में बहुत पहले ही कवर कर चुके हैं। सो दिस इज ऐसे नोड जो कि राइट एट्रियम में है। तो ये ग्रीन कलर का जितना भी आपको दिख रहा है ना, तो ये क्या है, आपका जो इंटरनल कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का। ये कंडक्शन सिस्टम अगर प्रॉपर है तो तभी वो करंट्स जो है वो प्रॉपर जनरेट होंगे और ECG नॉर्मल आएगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या है, आप इसको वाइट जो एरोज हैं उनको फॉलो कर सकते हो। तो करंट जनरेट होगा सबसे पहले ऐसे नोड से। तो ऐसे नोड में 3 ट्रैक्स की हेल्प से दैट विल मूव टू द AV नोड। तो ऐसे नोड के बाद आ जाएगा आपका AV नोड, यू कैन सी दिस इज ऐसे नोड। ऐसे नोड के बाद आएगा आपका AV नोड। AV नोड से ट्रैवल होता होता ये क्या करेगा, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम है, वहाँ आ जाएगा ये कंडक्शन पाथवे, ठीक है। देन यू हैव लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, ठीक है। और यहाँ से ये जो है पूरे वेंट्रिकल को सप्लाई करेगा और इस तरफ से ये पूरे वेंट्रिकल को सप्लाई करेगा। और जो ऐसे नोड है वहीं से, तो राइट एट्रियम में तो ये खुद है तो इसको अलग से ब्रांच की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेफ्ट में नहीं है तो लेफ्ट में ये अलग से ब्रांच दे देगा। तो दिस इज बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस के बाद पुरकिंजी फाइबर्स के थ्रू ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो रही है वो पूरे हार्ट में फैल जाएगी। तो ये तो है नॉर्मल कंडक्टिंग सिस्टम। इसको भी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो वीडियोस हैं उसको ध्यान से देख सकते हैं, उसमें ये डिटेल में समझाया हुआ है। नाउ विल कम टू लीड्स ऑफ ECG। तो अभी हम बोल रहे हैं ना कि इलेक्ट्रोड लगाएंगे, इस करंट को जो है उसको देखने के लिए हम स्किन के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे। तो आज हम उन इलेक्ट्रोड्स के नाम पढ़ेंगे। उनको हम बोलते हैं लीड्स, लीड्स बोलते हैं। सो मेजर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो क्या करेंगे, आपके पास 2 तरीके की लीड्स हैं, बाईपोलर लीड्स और यूनिपोलर लीड्स। तो यूनि का मतलब होता है सिंगल और बाई का मतलब होता है डबल, ठीक है। तो बाईपोलर लीड्स क्या करेंगी, सबसे पहले इन लीड्स का क्या काम है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में, ये जो करंट के फ्लो के बीच की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है उसको मेजर करेंगी ये लीड्स दोनों ही, चाहे वो यूनिपोलर है चाहे वो बाईपोलर है। तो बाईपोलर का मतलब बॉडी के ऊपर ही, बॉडी के सरफेस पे ही 2 अलग अलग जगह पे लगाओगे आप लीड, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स के बीच में ये डिफरेंस बताएगी, तो इसके लिए इसको बोलते हैं हम बाईपोलर लीड। और यूनिपोलर लीड में क्या होगा, एक पॉइंट तो बॉडी के ऊपर ही माना जाएगा, जैसे बाईपोलर में दोनों पॉइंट ही बॉडी के ऊपर है, लेकिन यूनिपोलर में सिर्फ एक ही पॉइंट बॉडी के ऊपर रहेगा और जो दूसरा है उसको हम ज़ीरो मानकर चलेंगे। तो दूसरे पॉइंट को हम कहीं मेजर नहीं कर रहे हैं, उसको हम ज़ीरो मान के चलेंगे और फिर डिफरेंस देखेंगे कि वहाँ ज़ीरो है तो वहाँ कितना पोटेंशियल आ रहा है और दोनों के बीच में माइनस करके उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो बेसिकली जो यूनिपोलर लीड का वो ज़ीरो वाला पॉइंट होता है ना, उसको हम सेंटर ऑफ द हार्ट मान के चलते हैं और फिर दूसरा पॉइंट हम कहीं भी लोकेट कर लेंगे। लेकिन जो बाईपोलर लीड है उसमें आपको दोनों पॉइंट्स ही लोकेट करने पड़ते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बाईपोलर लीड्स एंड यूनिपोलर लीड्स। अब एक स्टैंडर्ड ECG जो होता है उसमें आप 12 लीड्स यूज़ करते हो। तो 12 लीड्स के अंदर 3 तो स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स है, यू शुड रिमेंबर दीज वैल्यूज़, कितनी कौन सी लीड है। तो जो आपकी स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स हैं वो तो हैं 3,
जो नॉर्मल लगती है, जो ज़रूरी है। देन 3 ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स, ऑगमेंटेड का मतलब होता है जो साथ में लगती हैं, ठीक है, तो 3 ऑगमेंटेड, दोनों ही 3 है। देन उसके अलावा प्री कॉर्डियल लीड्स होती हैं, प्री कॉर्डियल लीड्स भी लगेंगी चेस्ट के अराउंड, तो वो होती हैं 6। तो आपको याद रखना है कि 6 प्री कॉर्डियल लीड्स है, उसके अलावा जो स्टैंडर्ड और ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स है वो 3 है आपके पास। तो ये नंबर आपको पता होना चाहिए कि कितनी लीड्स आप यूज़ करने वाले हैं ईसीजी में, क्योंकि तभी आपको आगे समझ आएगा कि किस तरीके से ये काम कर रही हैं। तब ईसीजी को रिकॉर्ड करने के लिए ये लिम्ब्स को, ये जो लीड्स हैं उनको कैसे प्लेस किया जाता है। जो लिम्ब लीड्स हैं, जो स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स हैं, उनको हम इस तरीके से रोमन लेटर में डिनोट करेंगे, लेटर 1, रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2 और रोमन नंबर 3। सो ईच ऑफ द लीड्स आर बाईपोलर, तो इनमें से कोई भी यूनिपोलर नहीं है, तीनों के तीनों ही बाईपोलर लीड्स हैं। दैट इज इट रिक्वायर्स 2 सेंसर्स ऑन द स्किन टू मेक अ लीड, तो 2 सेंसर की ज़रूरत होगी ना, तभी, क्योंकि बाईपोलर है तो 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है, राइट। नाउ इफ़ वन कनेक्ट्स अ लाइन बिटवीन द 2 सेंसर्स, वन हैज़ अ वेक्टर। तो अगर कोई भी, मतलब अगर हम 2 पॉइंट्स के बीच में लाइन को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो उसके बीच में से एक वेक्टर भी पास करेगा। आई विल शो यू इन द डायग्राम। देयर विल बी अ पॉजिटिव एंड एट वन इलेक्ट्रोड, तो एक जो एंड है, इसी एक जो बाईपोलर इलेक्ट्रोड है उसका एक पॉजिटिव एंड होगा, एक नेगेटिव एंड होगा, और बीच में से एक वेक्टर पास कर रहा होगा। द पोजिशनिंग फॉर लीड्स 1, 2, 3 वर फर्स्ट गिवन बाय आइंथोवन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ईसीजी के नाम पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आइंथोवन ट्रायंगल। तो जो आपके ये स्टैंडर्ड लीड्स है ना, स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स है 1, 2, 3, इनको पहली बार आइंथोवन के हिसाब से लगाया गया था, तो उस इनको ट्रायंगल शेप में ये लगी थी, इसलिए इनको बोलते हैं आइंथोवन ट्रायंगल। इनकी पोजिशनिंग को बोलते हैं आइंथोवन ट्रायंगल। तो अगर आइंथोवन ट्रायंगल वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब ईसीजी की बात चल रही है। दिस इज आइंथोवन ट्रायंगल। यू कैन सी ये लीड 1 है, ये लीड 2 है और ये लीड 3 है। तो हो क्या रहा है कि एक नेगेटिव एंड है और 2 पॉइंट्स बनाने हमें, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, फिर ये एक नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अब होता क्या है कि ये आइंथोवन ट्रायंगल किस तरीके से बनेगा, आपका लेफ्ट लिम्ब यूज़ होगा, आपका राइट लिम्ब यूज़ होगा, मतलब लेफ्ट आर्म होगी, राइट आर्म पे इलेक्ट्रोड्स प्लेस होंगी, और जो एक नीचे की तरफ है वो कहाँ है, वो लेफ्ट, जो आपका लेफ्ट पाँव है उसकी तरफ होगी। तो आपको चारों लिम्स नहीं यूज़ करने हैं, दोनों हाथ तो यूज़ करने हैं, लेकिन दोनों पैरों में से हम एक पैर यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से बनेगा आपका आइंथोवन ट्रायंगल। तो आइंथोवन ट्रायंगल क्या बताता है, प्लेसमेंट ऑफ स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स, जो आपकी 3 स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स थी 1, 2, 3, उसके बारे में बता रहा है। सो दिस इज़ हाउ जो है लिम्ब लीड्स आर प्लेस्ड। आप देख सकते हो ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, तो इतने एंगुलेशन पे ये रहता है। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, बस आपको आइंथोवन ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए कि आइंथोवन ट्रायंगल जो है वो ईसीजी में लिम्ब प्लेसमेंट को करने में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड लिम्ब लीड। तो ऑगमेंटेड जब भी होगा ना, तो ये इस तरीके से डिनोट किया जाएगा, AVR, AVL और AVF, ठीक है। तो AVR, AVL और AVF, तो ये क्या होगा, ऑगमेंटेड मतलब आप देखोगे कि स्टैंडर्ड इस तरीके से थी, ये जो बीच में वेक्टर वाला पार्ट है ना, ये वहाँ लगाई गई है ऑगमेंटेड वाली। तो ये राइट आर्म की है, ये लेफ्ट आर्म की है, और ये जो F वाला है वो फुट की है। तो अभी इन दोनों को मिला के वाला डायग्राम अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से सारी लेड्स जो हैं वो प्लेस्ड होती हैं। तो हमने बोला था ना कि 2 पॉइंट्स के बीच जो वेक्टर जा रहा है, उस वेक्टर पे ये जो आपकी ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स है उसको लगाया जाता है। नेक्स्ट आर योर प्री कॉर्डियल लीड्स। तो जो प्री कॉर्डियल लीड्स हैं, जो आपका प्री कॉर्डियम वाला एरिया है, यानी कि जो आपकी कार्डियम के आगे वाला, हार्ट के आगे वाला एरिया है, वहाँ आपके पास 6 लीड्स लगाई जाएंगी। आप देख सकते हो ये प्लेसमेंट है, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ से शुरू हो गई, 6 लगानी है, V1, V2, V3, V4, V5, V6, थोड़े थोड़े गैप में लगेंगी, और ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना है जहाँ आपका एपेक्स ऑफ हार्ट है, ना कि राइट हैंड साइड में। तो प्री कॉर्डियल लीड्स में आपको ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। यू कैन सी कि फिर वो हार्ट इस तरीके से प्लेस्ड है, तो वो कहाँ लगेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन में ही लगेगी, बट इट विल गो टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। नाउ ऑल लिम्ब लीड्स, जो अभी हमने सारी पढ़ी हैं 12 की 12, वो एक ही डायग्राम में लगी हुई है। यू कैन सी दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3,
है ना। तो एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर बीच में जा रहा है। तो जो वेक्टर वाली जगह है वहाँ पे आ गई आपकी ऑगमेंटेड लीड्स, जो नॉर्मल 1 2 3 है वो है आपकी स्टैंडर्ड लीड्स। एंड यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 ये V6 तक जो लेफ्ट लेटरल साइड में जा रही हैं दैट आर योर प्रीकॉर्डियल लीड्स। तो जो सारी लीड्स हैं ECG की लगती हैं वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में डायग्राम दिखाऊंगी उसमें, तो वो इसी प्लेसमेंट में लगती हैं। ये इसका 3 डायमेंशनल व्यू है। नेक्स्ट ECG पेपर, तो जो अभी हम ग्राफ पेपर की बात कर रहे हैं वो ECG पेपर है। यहाँ आपको कुछ वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक ECG पेपर, एक ECG स्ट्रिप आती है, तो बार बार सेम पैटर्न रिपीट होगा क्योंकि कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स में चेंज हो रहा है, तो बार बार सेम ही पैटर्न रिपीट होगा। तो अभी हम सिर्फ इसके एक बॉक्स, ये जो डार्क से जो बॉक्स है इसको लेकर चल रहे हैं। तो इस डार्क बॉक्स में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यू हैव टोटल 25 बॉक्सेस इस एक छोटे से में। 25 इस तरीके से है। तो इस 25 बॉक्सेस में क्या है कि ये जो एक छोटा सा पार्ट है ये आपका टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है 0.04 सेकेंड्स का। तो ये आपके पूरे 5 बॉक्सेस कितना रिप्रेजेंट करेंगे 0.2 सेकेंड्स का। तो ये टाइम आपको याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन आता है कि एक जो पूरा बॉक्स है वो 0.2 सेकेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, क्योंकि और इसमें से एक छोटा बॉक्स है वो 0.04 सेकेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नाउ जब हम ECG पढ़ेंगे तो हमें टाइम बताना पड़ेगा ना उसके साथ कि इंटरवल कितना है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। सो ECG पेपर हॉरिजॉन्टली अगर हम देखो तो एक छोटा बॉक्स जो है वो 0.04 सेकेंड्स को डिनोट कर रहा है और जो लार्ज बॉक्स है वो 0.04 इंटू 5 कर देंगे तो 0.2 सेकेंड्स। और अगर आप वर्टिकली देखते हो तो इस तरीके से तो टाइम पीरियड बताओगे और इस तरीके से आप क्या बताओगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो बताओगे मिली वोल्ट के अंदर। तो जो एक लार्ज बॉक्स है, ठीक है, तो जो एक लार्ज बॉक्स है यानी कि ये वाला ये बताएगा 0.5 मिली वोल्ट का, और जो पूरा है वहाँ आ जाएगा आपका हाफ मिली वोल्ट, मतलब ये पूरा लार्ज बॉक्स की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा 0.2 सेकेंड्स है और ये है 0.5 मिली वोल्ट। तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है कि हॉरिजॉन्टली 0.20 सेकेंड्स है और वर्टिकली 0.5 मिली वोल्ट है। हॉरिजॉन्टली आपको टाइम लैप्स बताया जा रहा है और वर्टिकली आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके बारे में बताया जा रहा है। नाउ क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ECG, तो हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे कि ECG से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ ECGs रिक्वायर्स थरोनेस एंड केयर। तो यानी कि अगर आपको ECG को इंटरप्रेट करना है तो आपको ECG की बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए, उसकी सारी वेव्स के बारे में पता होना चाहिए और किस तरीके से आप ECG लेते हुए केयर करेंगे पेशेंट की वो सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कि जब भी आप ECG लेते हैं तो आपको ध्यान में रखना है क्या रिकॉर्ड करना है, पेशेंट की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ पेशेंट्स एज, जेंडर और क्लिनिकल स्टेटस आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक मतलब कम उम्र में और ज़्यादा उम्र में तो नॉर्मली भी कुछ चेंजेस होते ही हैं हार्ट के अंदर, तो उसको मिस इंटरप्रेट नहीं कर लेना है एक डिजीज़ की फॉर्म में। तो एज का ध्यान रखना है और पहले से कोई क्लिनिकल कंडीशन मौजूद तो नहीं है वो ध्यान रखना है। नाउ मैनी मिस्टेक्स इन ECG इंटरप्रिटेशन आर एरर्स ऑफ ओमिशन। तो ECG पढ़ने में जो ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि आप वो चीज़ जो है वो स्किप कर जाते हो। वो रिकॉर्ड तो हुई है जब आप ECG रिकॉर्ड करते हैं लेकिन वो स्किप हो जाती है, ओमिट हो जाती है। इसी वजह से काफ़ी जो डिजीज़ हमने इतनी सारी पढ़ी हैं हम उसको नहीं पकड़ में ला पाते। सो देयरफॉर अ सिस्टेमिक अप्रोच इज़ असेंशियल। तो 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ें ही देखनी है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट आया है MI का तो आप सिर्फ MI के लिए ही उसको देखोगे, आपको पता है MI में ये वाली वेव इस तरीके से शो करती है। नो, आपको सारी चीज़ों को डिटेल में थोड़ा टाइम दे के स्टडी करना है। सो दिस इज़ हाउ यू विल क्लिनिकली इंटरप्रेट द ECG। तो ECG को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, तो उसके लिए आपको उसके बेसिक्स पता होने चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट टुडेज़ वीडियो। तो आज हमने सिर्फ बेसिक्स और सिर्फ लीड्स के बारे में पढ़ा है। तो इसके डिटेल में देखने के लिए आप प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियोस में डिटेल में देख सकें कि कौन कौन सी वेव्स है और वो किस किस डिजीज़ में किस तरीके से आएंगी सामने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और इसके आगे के पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।